नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जीके की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के, तो उन सभी पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, एनडीएस, सीडीएस इन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, यदि आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको, मतलब वीडियो अपलोड करेंगे हम, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किन स्थानों को की दीवानी अधिकार मिल गए थे? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन स्थानों की दीवानी अधिकार मिल गए हैं, अतः इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी, सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909। तो आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, यदि आपने चुना है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1900 अधिनियम 35 की जवाहरलाल नेहरू ने एक आलोचना की थी कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है, यह आलोचना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा है, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की आज़ादी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उपरोक्त में से जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी सुविधा भारत में विदेशियों को नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? तो प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? यदि आपका पहला ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1935 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, ऑप्शन सी है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी ए और सी। इसका नागरिक अधिनियम 1935 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति हो, ऑप्शन सी जो है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखते हो। करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध जो है वह नागरिकता से है। करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नागरिकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? तो ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंश के आधार पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र संविष्ट द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में जन्म से वंश के आधार पर क्षेत्र संविष्टि द्वारा ये तरीका जो है भारत में नागरिकता हासिल करने का वैध तरीका है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन बी है स्वैच्छिक त्याग से, ऑप्शन बी है बर्खास्तगी द्वारा, ऑप्शन सी है नागरिकता के वंचित करके, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भारत की नागरिकता जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तरह से, जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सभी तरह से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी है जो है स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके। अतः ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1952, ऑप्शन डी है सन 1956। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो है उसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, 1956 बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो कि एसएससी का एग्जाम की रही है, जो कि 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच है। तो वेरी यूजफुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है दिग्बोई, ऑप्शन सी है जामनगर, ऑप्शन डी है पानीपत। तो ये रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल से संबंधित है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी दिग्बोई, दिग्बोई जो है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिग्बोई बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है क्रोमाइट, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो यह इसका करेक्ट आंसर जो है, जो केरल के तट पर मोनोजाइट के रूप में ये पाया जाता है थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट के रूप में जो केरल के तट पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थोरियम बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का उत्पादक नहीं है? तो अभ्रक का उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है? वो है तमिलनाडु राज्य अभ्रक का उत्पादक नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र के श्रमिकों में पाए जाने वाले दो बहुत ही सामान्य बीमारियां कौन सी हैं? तो यह है क्षय रोग और अस्थमा। ये मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र के श्रमिकों में पाई जाती हैं। ये क्षय रोग अस्थमा बीमारी है। और यह किस जीवाणु से फैलती है? ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसी जीवाणु का नाम है, इसी से फैलती हैं। और रोकथाम के लिए इसकी बीसीजी का टीका लिया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैम्पलेट कैलमेट ग्योरिन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए क्षय रोग और अस्थमा बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद मंजूरी प्रदान करता है। अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद मंजूरी प्रदान करता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? वेरी यूजफुल है, आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य क्या था? वेरी यूजफुल है। तो ऑप्शन ए है उद्योग का विकास, ऑप्शन बी है कृषि का विकास, ऑप्शन सी है बुनियादी ढांचे का विकास, ऑप्शन डी है बंदरगाहों का विकास। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, दूसरी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए है महल नोबिस मॉडल, ऑप्शन बी है हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन सी है बम्बई योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी यूजफुल है आने वाली परीक्षाओं के लिए, खासकर एसएससी वगैरह इन सभी के। तो यह इसका करेक्ट आंसर जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल, बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 18वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है, लिखा नहीं है, ऑप्शन डी है 1951। इसका करेक्ट आंसर जो है 1951 है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 19वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया? भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन डी है छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है भारत में योजना विकास जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 20वां क्वेश्चन हमारा, जवाहर रोजगार योजना के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना के दौरान जो है ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। डैश डैश के बीच वार्षिक योजनाएं लागू की गई, तो कब लागू की गई? 21वां क्वेश्चन है हमारा, सन 1969 से 1972, ऑप्शन बी है 1966 से 1969, ऑप्शन सी है 1986 से 1989, ऑप्शन डी है 1988 से 1991। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सन 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 1966 से 1971, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 22वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है योजना आयोग के सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन सी है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 22 का है ऑप्शन डी, ए और डी। तो पहला योजना आयोग के सदस्य, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? 23वां क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए है इसमें भारत विरोधी भावनाएं हैं, ऑप्शन ए है कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी इसमें भारत विरोधी भावनाएं हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भारत साइमन
भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। थोड़ा नीचे कर देते हैं, सॉरी, क्योंकि आपको देखिए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 24वां क्वेश्चन है हमारा। किसने कहा था कि 1857 का विरोध ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है एस एन सेन, ऑप्शन सी है आर सी मजूमदार, ऑप्शन डी है बेंजामिन डिजराइल। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी आर सी मजूमदार ने कहा था 1857 का विरोध ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 25वां क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? तो 25वां क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है अजमल खान, ऑप्शन सी है सैयद अहमद, ऑप्शन डी है एम ए अंसारी। तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सैयद अहमद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सैयद अहमद बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? 26 में का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 26 में का करेक्ट आंसर जो है मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल करेक्ट है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम नेता शामिल हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 27वां क्वेश्चन हमारा। 27वां मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखता ही होगा। नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कथन जो है पहला है इसने औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था। दूसरा कथन है इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था। और तीसरा कथन है इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था। ऑप्शन कथन चौथा है यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था। और जो कोड दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो 27वें का ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन 1 2 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा। ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो है पहला ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसने औपचारिक दर्जे का समर्थन किया था। ऑप्शन कथन जो है इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था। ऑप्शन 3 इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। वेरी यूजफुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 28वां क्वेश्चन हमारा। 28वां क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है लियाकत अली खान, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 28 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है चौसा, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन डी है हल्दी घाटी। तो यह 29 में का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर। बक्सर संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बक्सर बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है सारण, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी है जगदीशपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी जगदीशपुर
बिल्कुल करेक्ट है। 30 का ऑप्शन डी जगदीशपुर बिल्कुल करेक्ट है। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने जो है बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जगदीशपुर बिल्कुल करेक्ट है। आप बढ़ते हैं इसकी तरफ। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। वेरी यूजफुल है। 31 में का ऑप्शन बताना है आपके लिए, कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है शरत चंद्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी है गुरुदत्त, ऑप्शन डी है R N टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 31 में का ऑप्शन बी बंकिम चंद्र। आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चटर्जी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 32वां क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है महासागरों का अध्ययन, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी जीवों पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन सी है ब्रह्मांड के विभिन्न गैसों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी पारिस्थितिकी जीवों पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है परिस्थिति का अर्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। परिस्थितिकी शब्द से लिया गया है, किस शब्द से, कहाँ से लिया गया है। 33 का जो है परिस्थिति तंत्र जो है परिस्थितिकी शब्द जो है ये यूनान से लिया गया है, यूनानी शब्द है ये। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूनानी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी शादी, ऑप्शन डी भूमि। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भूमि जो है एक मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भूमि बिल्कुल करेक्ट है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक ए को पहचाने। पादप कीट, मेढक, ए बाज। तो 35 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी कोबरा। ये लिंक ये कोबरा जो है इन खास श्रृंखला में लिंक ए को पहचाने जो ये है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी कोबरा बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 36 में है कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। 36 का करेक्ट आंसर जो है बताना है आपको लिए एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था। 37 का ऑप्शन जो है बताना है आपके लिए। ऑप्शन ए है सलीम अली, ऑप्शन बी है सुनीता नारायण, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पारिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोमैकेनिकल चक्र नहीं है, बायोकेमिकल चक्र नहीं है। तो ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है सल्फर चक्र, ऑप्शन डी है फास्फोरस चक्र। तो 38 का करेक्ट आंसर जो है फास्फोरस चक्र। ये पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोमैकेनिकल चक्र नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फास्फोरस चक्र बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। ऑप्शन ए है परतों का अलगाव, ऑप्शन बी है उत्पादकता, ऑप्शन सी है ऊर्जा प्रभाव, ऑप्शन डी है अपघटन। तो परतों का अलगाव पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परतों का अलगाव बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सबसे ज्यादा उद्घृत शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है। 40 का ऑप्शन बता रहा है आपके लिए।
ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है शांत पर्णपाती जंगल, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन डी है शीतोष्ण वन। तो जो है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिकता उत्पादक का निर्माण करता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 41वां क्वेश्चन हमारा, 70 में बनी भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो 41वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कागज के फूल, ऑप्शन बी है शोले, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी है सरेंद्री। तो 41वें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी शोले। शोले जो फिल्म है ये 70 में बनी थी, भारत में पहली फिल्म थी शोले। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या था? जो भारत में जो प्रथम अंग्रेजी में जो फिल्म निर्मित हुई थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है ए पैसेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है नूरजहां, ऑप्शन डी है हेवन ऑन अर्थ। तो 42वें का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी नूरजहां जो फिल्म है ये अंग्रेजी में बनी थी, भारत की प्रथम अंग्रेजी निर्मित फिल्म का नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नूरजहां, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मनोरंजन कर से छूट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? मनोरंजन से जो छूट प्राप्त करने वाली थी, ऑप्शन ए है अमृत मंथन, ऑप्शन बी है शहीद, ऑप्शन सी है हकीकत, ऑप्शन डी है झनक झनक पायल बाजे। तो वेरी इंटरेस्टेड है। 43वें का करेक्ट आंसर जो है झनक झनक पायल बाजे। करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी, मनोरंजन कर से छूट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म है ये झनक झनक पायल बाजे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए है ताज होटल मुंबई, ऑप्शन बी है ओबेरॉय होटल पुरी, ऑप्शन सी है फिल्म सिटी मुंबई, ऑप्शन डी है वाटसन होटल मुंबई। तो 44वें का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी वाटसन होटल मुंबई। भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन वाटसन होटल मुंबई से लिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 45वां क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम सिनेमा हॉल कौन सा था? तो ऑप्शन है कैपिटल सिनेमा हॉल मुंबई, ऑप्शन बी है एडवर्ड थिएटर मुंबई, ऑप्शन सी है एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस कोलकाता। करेक्ट आंसर जो है 45वें का है ऑप्शन सी एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता। ये भारत का प्रथम सिनेमा हॉल था। क्वेश्चन बनता है ये भारत का प्रथम सिनेमा हॉल कौन सा था? तो एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता ये पहला सिनेमा हॉल था। कभी मुंबई जाओ, वो सॉरी कलकत्ता जाओ तो घूम कर आना। तो वेरी यूजफुल है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। दक्षिण भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? 46वें का करेक्ट आंसर बताना है आपके लिए। ऑप्शन ए है अन्ना, ऑप्शन बी है श्रीनिवास कल्याणम, ऑप्शन सी है कोर्ट डांसर, ऑप्शन डी है कीचक बदम। 46वें का जो करेक्ट आंसर है दक्षिण भारत में जो पहली फिल्म बनी थी तो भी थी कीचक बदम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो आपके लिए 47वें का आंसर बताना है। ऑप्शन ए कपाल कुंडला बांग्ला, ऑप्शन बी है तुकाराम मराठी, ऑप्शन सी है प्रेम सागर हिंदी, ऑप्शन डी है बालन मलयालम। तो 47वें का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी तुकाराम मराठी। ये भारत में स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म थी तुकाराम मराठी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 48वां क्वेश्चन है आपका,
48 में भारत में निर्मित प्रथम पंजाबी फिल्म का नाम क्या था? जो भारत में प्रथम जो पंजाब भाषा में फिल्म निर्मित हुई थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ऑप्शन बी है दिल अपना पंजाबी, ऑप्शन सी है शीला, ऑप्शन डी है धरती। तो 48वें का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी शीला। भारत में निर्मित प्रथम पंजाबी फिल्म का नाम है शीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम मराठी फिल्म का नाम क्या था? वेरी यूजफुल है। अब जो एग्जाम आ रहा है आपका एसएससी सीएचएसएल का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। टारगेट है आज का 500 हो जाए, तो वेरी यूजफुल है। अब बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी बिलासी ईश्वर। ये भारत में प्रथम मराठी फिल्म का नाम था, बिलासी ईश्वर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है नीरज रेशमा, ऑप्शन सी है नाजिया हसन, ऑप्शन डी है सलमा आगा। 50वें का करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। 50वें का करेक्ट आंसर जो है नाजिया हसन। ये फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी महिला थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नाजिया हसन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बायोलॉजी की प्रश्न आ गया। अब पिट्यूटरी पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथियां हैं, कौन सी हैं इनमें बताना है आपके लिए। क्या उनका करेक्ट आंसर? तो अंतःस्रावी पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पोनियल ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। 52वां क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो 52वें का करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पाराथायराइड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है अधिवक्र। तो करेक्ट आंसर इसका जो है 52वें का ऑप्शन बी पिट्यूटरी, जो ग्रंथि है हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। वेरी यूजफुल है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो वेरी यूजफुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नालिका में स्रावित करती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन ए है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी है अधिवक्र, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। तो 53 का करेक्ट आंसर जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथि है अपने उत्पाद को वाहक नालिका में स्रावित करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो 54वें का करेक्ट आंसर बताना है आपके लिए। 54वें का करेक्ट आंसर जो है थायराइड ग्रंथि जो है रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। मैंने मुर्दे बोल दिए, सॉरी बोलता हूँ आपके लिए सभी से दिल से। तो ऑप्शन ए है अन्याशय, ऑप्शन बी है अधिवक्र, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो 55 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ये जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 56 में है, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? आपात ग्रंथि कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी अधिवक्र, ऑप्शन डी सी है थायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो 56 का करेक्ट आंसर जो है अधिवक्र ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पिट्यूटरी
ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? 57 का आंसर है, जो करेक्ट आंसर है बताना है आपके लिए। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है वृषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 57 का ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है अधिवृक्क हार्मोन, ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है पाराथार्मोन। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन इसका अधिवृक्क हार्मोन, ये जो हृदय की गति की, सांस लेने की, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी अधिवृक्क हार्मोन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले ओलंपिक खेलों में कितने गेम्स खेले जाएंगे? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 30। जो अगले ओलंपिक खेल होंगे तो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अगले ओलंपिक खेलों में 28 गेम्स खेले जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है इस प्रश्न का उत्तर, अगले जुलाई ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते हैं। तो एसएससी CHSL का जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है, 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच हो सकता है। तो वेरी यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है, और हमारे सदस्य बनना ना भूलें। तो वेरी यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।